हेलो 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 हेलो। नया दफ्तर शुरू करो। मेरे बना साथ साथ चलते रहना, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी। प्लस में आप लोगों को ना, जब तक ये बैच का एंड चलेगा ना, तब तक इस बैच में ऐसे ही क्लासेस चलती रहेंगी। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि आप आए मैंने आपको पढ़ाया नहीं। सब बहुत रेयर है, सब तो रेयर होगा कभी। और सिलेक्शन आप में से उनका आसान हो जाएगा जो क्लास के साथ साथ चलेंगे, जो इकट्ठा नहीं करेंगे। जैसे शीट भेजी कल मैंने कंडीशनल की, तो जिन्होंने निपटा लिया जितनी जल्दी वो उतना ज्यादा बेटर है। उसको 1 महीने बाद दोबारा रिवीजन पे डालो, 2 महीने बाद दोबारा, ऐसे रिवीजन की हैबिट डालो। ऑलवेज कीप योर सैटरडे संडेज फॉर रिवीजन, ठीक है ना? कहने की आवश्यकता ना पड़े। बाकी मार्गदर्शन तो हमेशा ही करता रहूंगा मैं। जब भी आपको लगे कि जरूरत है आप मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे लगता था कि मैं मैथ्स का टीचर ठीक ठाक हूं, लेकिन इस इंस्टीट्यूट के जो पुराने बच्चे हैं ना, जो सीरियस, जो जिनके इस समय अच्छा खासा स्कोर आ रहा सब्जेक्ट्स में और जिनके एग्जाम क्लियर हो रहे हैं, उनके टेक्स्ट आते हैं कि सर इंग्लिश जो मैंने आपसे पढ़ी उस वैसे इंग्लिश नहीं मिली, मतलब कहीं की जो सॉल्यूशन मिला आपके पास, कि मतलब 10 टीचर से पढ़ने से बढ़िया कि आपके पास एक ही साथ पढ़ लो, सारा का सारा निपट जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं मैथ्स का टीचर बढ़िया हूँ, लेकिन प्रेज हो रहा है इंग्लिश के लिए, ठीक है? तो इसलिए भी कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश में ज्यादा कुछ भागने की जरूरत नहीं। जो शीटें आपको मिल रही है वो करते रहो, साथ में क्या वोकैब करते रहो। और एक और चीज मैंने जब शायद शुरू किया था हमने क्लास, तो बताया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। उसके बारे में भी बताऊंगा 1-2 क्लासेस के बाद, जब आप 1-2 क्लास पहले अच्छे से ग्रामर सीख लो, ताकि जब आपके सामने पैसेज आए तो आप कम से कम पहचान तो सको ना, क्या वर्ब है, क्या सब्जेक्ट है, कैसे क्या हो रहा है, वो चीज है। ठीक है, अब आ जाओ शुरू करते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। नमस्कार भाई। करें शुरू? चैप्टर का नाम लिखो आप लोग, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। चैप्टर का क्या नाम है? सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। कुछ लोग इसको सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉनकॉर्ड भी कहते हैं, कुछ लोग इसको सिंटेक्स भी कहते हैं, ठीक है ना? एक ही चैप्टर के कई नाम है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमें आना चाहिए बस सॉल्व करना, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम लोग पहचानेंगे कि सेंटेंस में ना सब्जेक्ट क्या होता है और सेंटेंस में वर्ब उसके लिए कैसे आती है। जैसे कि मान के चलो, इंग्लिश बड़ी ना इंटरेस्टिंग है, हमारी लैंग्वेज नहीं है ना, इसलिए हम ज्यादा जस्टिफाई नहीं कर पाते और हम परेशान भी रहते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना आप लोग, भाषा वही, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और भाषा वही सरवाइव करती है जो अपने आप को समय के अनुसार बदलती है। संस्कृत तो आप लोग नहीं सीखते हो गर्मी की छुट्टियों में, फ्रेंच भी नहीं सीखने जाते हो, जर्मन भी नहीं सीखने, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जरूर जाते हो आप लोग, ठीक है ना? इसका रीजन ये है कि वो अपने आप को चेंज कर रही है। चेंज कैसे कर रही है?
जैसे आज से 10-20 साल पहले अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में अगर आप जंगल वर्ड ढूंढते तो आपको नहीं मिलता, लेकिन अब जंगल वर्ड ढूंढोगे डिक्शनरी में तो आपको प्रॉपर लिखा जाएगा जंगल का मतलब फॉरेस्ट होता है। मतलब वो जो इंग्लिश वाले थे वो हमारे कल्चर में है, हमसे जंगल वर्ड उठाया और अपनी डिक्शनरी में, तो वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, समय समय पे अपडेट कर रहे हैं। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है कि जो अपने आप को समय पे अपडेट नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं, आ जाओ देखो सुनो। अगर मान के चलो, ये बात हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि बहुत पहले गाइस, बहुत पहले एक बड़ा बेसिक सा रूल मैं लिखने जा रहा हूं। इस चैप्टर में ना बहुत सारे रूल्स हैं, 20-25 रूल्स होंगे हार्डली। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिक रूल इसका ये है कि आज से कई साल पहले जब इंग्लिश ये सब शुरू हुआ था, तो उनके इंग्लिश में ना एक था सब्जेक्ट और एक था वर्ब। इनके बीच में ना एक एग्रीमेंट हुआ। क्या एग्रीमेंट हुआ? एग्रीमेंट ये था भाई कि सब्जेक्ट ने कहा कि अगर मैं सिंगुलर आया तो वर्ब को भी सिंगुलर आना पड़ेगा, और दूसरी कंडीशन थी कि अगर मैं प्लॉरल आया तो वर्ब को भी प्लॉरल आना पड़ेगा। तो यही एग्रीमेंट है कुल मिलाकर के कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लॉरल होगा तो वर्ब भी प्लॉरल होगी, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है। अब अगर मान के चलो मैं ऐसा लिख दूं कि ही आर अ टीचर, ही आर अ टीचर, तो आप में से कई लोग जो है इसको प्रॉब्लम रेज करोगे कि सर ये तो गलत लिखा हुआ है ना, हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। ठीक है, तो मैं कहूंगा क्या गलती होगी इसमें, तो आप कहोगे सर ही के साथ क्या आता है, ही। अच्छा, ही का मतलब क्या होता है, वह। और ये इसमें कितने लोग हैं, एक की बात करें तो यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो है बेसिकली वो कैसा है, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पे आर की जगह पे क्या आएगा, इज आएगा। तो ही इज अ टीचर होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज है। तो आपको सब्जेक्ट पहचानने आना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करने आने चाहिए। अच्छा, मैं टीचर गलती से बन गया हूं, आप ही की कास्ट का हूं, मतलब उस तरफ का बंदा हूं, इस तरफ पता नहीं कैसे आ गया हूं। तो भगवान आप लोगों का भला करे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर मान के चलो आज से, देखो सुनो, जैसे कई लोग हो सकता है ना जिनको ये नहीं पता सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे मैं जब कंपटीशन में था, मैं आपको ग्रेजुएशन के 3 साल बाद तक मुझे नहीं पता था टाइम टेंस क्या होते हैं। मैंने कंपटीशन में तैयारी की, मेरे मैथ्स में अच्छा खासा स्कोर जाता था, 185 तक स्कोर मेरा गया हुआ प्रीलिम्स में। अब जो इंटरनेट पे लोग चलाते हैं 50 में से 50, वो 50 में से 50 सदियों पहले आते थे, दशक पहले मेरे। ठीक है ना, वो नहीं हुआ सिलेक्शन, उसका एटीट्यूड मैंने सही नहीं रखा। मतलब गवर्नमेंट जॉब वो है जो चारों सब्जेक्ट पे बैलेंस करेगा। जो खाली सोच रहा कि मैं मैथ्स पढ़ के निकाल दूंगा या मैं खाली जीएस, अब तो बिल्कुल नहीं निकाल सकता। हमारे टाइम में तो फिर भी निकाल सकता था। रीजन क्या था, हमारे मेंस में मैथ्स और इंग्लिश ही आती थी। जीएस का सीजीएल में 600 नंबर में मात्र 50 की वेटेज होती थी। अब तो सीजीएल में प्री में भी जीके और मेंस में भी जीके है, तो आपको बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे नहीं पता था सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो आप में जो हो सकता है कि कईयों को ना पता हो कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, लेकिन आपको ध्यान से अभी पेशेंस रखना, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक रूल क्लियर हो गया आप लोगों को, क्या बेसिक सा, कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी, और सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल आएगी। ठीक है ना। अब इसी में देखो आगे की बात करते हैं। देखो इंग्लिश में ना, अब नेक्स्ट की बात करता हूं। देखो सुनो, एक बात बताओ मुझे आप लोग, इसके पहले एक और एग्जांपल। अगर मैं आपसे पूछूंगा, अभी लिखना नहीं है कुछ भी, मैं लिखने का मौका दूंगा। मैं कहता हूं ही एंड आई डैश, हाँ जी, क्या फिल करेंगे भाई बाकी लोग? एम आएगा। और किसी को कुछ कहना है? एम और आर के अलावा कोई इज वाला भी है क्या, या कोई और भी है जिसका आर आंसर है या कुछ और आंसर है? बोलिए। नहीं, आओ देखो सुनो, आई के साथ क्या आता है, एम आता है। तो कईयों को लगेगा कि यहां पे क्या आएगा, एम आएगा, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इंग्लिश का एक रूल है इसकी, अगर दो चीजें अगर किससे जुड़ी हुई हैं, एंड से, तो कितने लोग हो गए, ये दो लोग हो गए। और इंग्लिश में सिंगुलर होता है या फिर होता है प्लुरल। अगर एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो अगर सब्जेक्ट हमारा प्लुरल तो वर्ब भी कैसी आएगी, तो आपको लगेगा कि सही है, लेकिन एक्चुअल में सही क्या होगा यहाँ पे, तो आई के साथ क्या आ रहा है,
इसीलिए इंग्लिश में किसी बात की कोई गारंटी आई के साथ आ रहा ना, तो इसलिए कहता हूं इंग्लिश में मैं जो भी पढ़ा रहा हूं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपको अपने समझ बूझ से डिसीजन लेना पड़ेगा, रूल रेगुलेशन जानने के बावजूद भी। ठीक है ना, समझ में आ रही बात आपको? ये चीज तो आपको हमेशा यही याद रखना है। अच्छा चलो एक और बताता हूं, एक और पूछता हूं। हाँ जी, राम एंड श्याम प्लेज क्रिकेट या प्ले क्रिकेट? अच्छा, प्लेज क्रिकेट, प्ले होगा, प्ले होगा। अब मैंने आपको कहा गाइस कि अगर दो चीजें अगर एंड से जुड़ी हुई तो हमारा सब्जेक्ट कैसा आ जाएगा? प्लॉरल। तो इसमें से प्लॉरल कौन सा है? प्लेस वाला, है ना? अच्छा चलो ठीक है, प्लेस वाला मान लिया। अभी एक मिनट रुक जाओ भाई, एक बताओ मुझे, मैंगो का मतलब क्या होता है? आम। और इसका प्लॉरल क्या होता है? मैंगोज होता है। ये मैंगो पता है क्या है? ये नाउन है। क्या है ये? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है ना? तो नाउन में जब आप एस लगा देते हो या ईएस लगा देते हो या वीईएस लगा देते हो तो वो क्या हो जाता है? सिंगुलर से प्लॉरल हो जाता है। लेकिन मित्रों ये लिखा हुआ है गो, क्या लिखा है ये? और इसमें एस लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे ही यस, गोज। और ये गो का मतलब क्या होता है? गो का मतलब क्या होता है? जाना। और जाना क्या है? एक काम है ना, एक्शन है एक। और एक्शन का मतलब हो गया कि ये बेसिकली क्या है? वर्ब है। तो वर्ब में ऐसे यस लगाने पे क्या हो जाता है वो? इसका तो ये क्या लिखा हुआ है? ये उल्टा हिसाब हो गया। नाउन में ऐसे यस लगाने से वो क्या हो जा रहा है? प्लॉरल। और वर्ब में ऐसे यस लगाने से क्या हो जा रहा है? वो। तो इन दोनों में से कौन सा सिंगुलर है? ये सिंगुलर है और ये क्या है? प्लॉरल है। हमें क्या चाहिए? तो यहां पे क्या आना चाहिए? बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? ठीक है ना? बहुत अच्छे। देखो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी तो वर्ब लगा पाओगे। ठीक है ना? ओके, तो पहला रूल ही नेक्स्ट रूल ही लिख लो आप लोग अब। ठीक है ना? क्या रूल है ये? इसको सेकंड रूल मान लेते हैं हम लोग। रूल ये है गाइस कि दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हुए हैं, दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हुए, ये सब्जेक्ट पहला मान लेते हैं और ये सब्जेक्ट मैं मान लेता हूं कौन सा? दूसरा। तो इनके लिए जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? वर्ब आएगी वो कैसे आएगी? वो आएगी प्लॉरल आएगी। कैसी आएगी वर्ब? प्लॉरल आएगी। ठीक है ना? बट ये बात ध्यान रहे आप लोगों को। चलो ठीक है, फिलहाल इतना ही लिख लो इसको, इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। पहला रूल ये लिखवाया था भाई कि बेसिक सा रूल है वैसे ये, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लॉरल है तो वर्ब भी प्लॉरल आएगा। लिख लो सर। उसको आप इस दिन ताना दे रहे थे कि तुम टाइम पे नहीं आते हो, और आई एम नोटिसिंग यू फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज की आप ही टाइम पे नहीं आते हो। कोई नहीं सर। हो गया? नेक्स्ट।
नहीं नहीं, हाँ इससे कोई मैटर नहीं करता, तो भी प्लॉरल ही आएगा। अगर दोनों प्लॉरल हैं, मतलब ये जो पहला सब्जेक्ट है ना, ये सिंगुलर या प्लॉरल कुछ भी हो सकता है, और दूसरा वाला भी सिंगुलर या प्लॉरल कुछ भी हो सकता है। अगर एंड आ गया तो वो क्या आना है, हमेशा प्लॉरल ही आना है, इससे कोई मैटर नहीं करता। हो गया डन, आगे बढ़े। एग्जाम्पल लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग घर पे लिख लो, मैं सारा यहाँ पे करवा दूं? हो सकता है ना, मतलब आप लिखो ही ना, लेकिन ऐसा ना हो कि घर पे जाके भी साइड कर दो, यहाँ तो साइड हो ही गया है। ठीक है ना, आई विल चेक योर कॉपीज। ठीक है, फिर डील डन, आगे बढ़ जाएं। ऐसे क्या होगा ना, हमारा टाइम बहुत बच जाएगा। मैंने बताया कि दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हो तो वर्ब कैसी आती है, प्लॉरल। तो कईयों को यहाँ पे लग रहा है कि आई के साथ क्या आएगा, एम ही आएगा, लेकिन यहाँ पे आई के साथ क्या आएगा, आर। एम भी सिंगुलर वर्ब है, आर प्लॉरल है, इज सिंगुलर है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। देखो इंग्लिश में ना गाइस, ध्यान से सुनना, ये आप देखो सुनो, आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों की सहमति के साथ, ये बात प्रॉपर रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है ना। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट्स बना लोगे अच्छे से, ऐसा नहीं करना कि ना बनाओ, वरना फिर इधर से भी जाएगा और उधर भी जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को मिल ही जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बार ना भी भूल भी जाओ तो टोक देना, मैं आपको भेज ही दूंगा। अब चलो आ जाओ, एक बात बताओ, इन्होंने सिंगुलर वर्ब बनाई, इन लोगों ने प्लूरल वर्ब बनाई। इन्होंने कहा कि सिंगुलर हो तो क्या लिख लेना, इज लिख लेना। इन्होंने कहा प्लूरल हो तो क्या लिख लेना, आर लिख लेना। मैंने कहा ठीक है भाई, लिख लेंगे हम। मैंने कहा आई इज अ गुड बॉय। कोई दिक्कत? सब्जेक्ट कैसा हमारा, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आ रही है, सही है ना। क्यों एम क्यों आएगा, किसने बताया आपको एम आएगा, किस किसने बताया आपको एम आएगा? अगर ये रूल पिछले रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हो क्या? मैंने अभी तो थोड़ी बताया कि आई के साथ एम आता है, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आता है, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आता है? फर्स्ट पर्सन तो हमारा वी भी है सर, है ना। फर्स्ट पर्सन क्या है हमारा, वी। तो मैं वी के साथ अगर आर लगाता हूं, वी आर सीनियर्स, ऐसा लिख दिया मैंने, मान के चलो, क्या ये सही है? सही है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। तो चलो फर्स्ट पर्सन के साथ इसके अंदर आर आता है, तो फिर मैं चलो आर कर देता हूं, कोई बात नहीं, ये लो। फिर तो ये गलत और गलत हो जाएगा, है ना, कि भाई अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कैसे आनी चाहिए थी। ये तो एक सही नहीं लिखा हुआ इसका मतलब, है ना। अब आ जाओ काम की बात करते हैं। देखो भाषा उनकी है, उन्होंने जैसे बनाया हो, हमें क्या करना है। ठीक है, आपको किसने बताया? अगर मैं बचपन से एक बच्चों को ये पढ़ाऊं कि आई के साथ तुझे इज ही लगाना है, तो वो बड़ा होकर तो आप सबसे भिड़ेगा ना, सबसे बढ़ेगा, भिड़ जाएगा कि मुझे तो यही सिखाया गया है। ठीक है ना, उसके ब्याह पे जिसने उसको सिखाया है। ठीक है ना, लेकिन ध्यान से सुना, जब उन्होंने बताया कि ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है, तो मैंने जब आई के साथ ई लगाया तो वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा आई के साथ इज नहीं लगाना है, क्या लगाना है आपको, एम लगाना है। आई के साथ अलग केस है, ठीक है ना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि आई के साथ क्या लगाना है, एम लगाना। फिर मैंने कहा कि आई हैज अ पेन, आई हैज अ पेन। सब्जेक्ट कैसा हमारा, सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना भाई, तो वर्ब भी कैसी चाहिए हमें, यानी इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ सही, रूल के अकॉर्डिंग तो सही जा रहा है, रूल के अकॉर्डिंग तो सही जा रहा है, लेकिन क्या सही लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। क्या आएगा यहाँ पे, हैव आएगा। क्यों हैव आएगा भाई, हैव तो प्लूरल के साथ आता है, हैव प्लूरल के साथ आता है कि नहीं आता, आता है ना। तो फिर अब यहाँ पे तो ये तो तुम खुद ही एग्रीमेंट खराब कर रहे हो और बोल रहे हो कि अब सही है। इसका मतलब ये हो गया कि इस ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये रूल के आधार पर, केवल रूल के आधार पर नहीं चलेंगे हम लोग, वरना हर बार चलेंगे, हर बार फंसेंगे। ठीक है, आई के साथ हैव का यूज ही किया जाता है, फर्स्ट पर्सन में हैज का यूज नहीं किया जाता। ठीक है ना, ये सब बेसिक बातें आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आज नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल मैं आपको
बताता हूं क्या, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट रूल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ना एक चीज पूछना चाहता हूं, वो आप लोग मुझे बताओ। क्या पूछना चाहता हूं मैं आप लोगों को, जानना चाहता हूं कि आप लोगों को कितनी नॉलेज है। द बस फुल ऑफ स्टूडेंट्स, द बस फुल ऑफ स्टूडेंट्स डैश इज या आर ऑन द वे टू पिकनिक, ऑन द वे टू पिकनिक। पहला सेंटेंस। दूसरा, वॉकिंग इज डैश, वॉकिंग इज डैश इज या आर, सॉरी, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। ईटिंग इज या आर, ईटिंग इज या आर गुड फॉर हेल्थ। तीसरा, ईटिंग मैंगोज इज या आर गुड फॉर हेल्थ। अब मुझे आप लोग ये बता दो, इसमें ये जो पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, इसमें क्या फिल करेंगे, क्यों फिल करेंगे और किसके लिए फिल करेंगे? आर भी सुनाई दे रहा है? हाँ, इस फिल करेंगे, चलो ठीक है। और आर भी फिल करेंगे, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। आर कोई नहीं है? आर कोई भी नहीं है? मेरे को आर सुनाई दिया था। ठीक है भाई, क्या सब्जेक्ट मान रहे हो इसका आप लोग? और ये जो लिखा हुआ है, ये क्या सिर्फ 100 पीस के लिए है? स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एक से ज्यादा? अगर एक होता तो क्या होता? स्टूडेंट होता। एक से ज्यादा तो क्या है? तो फिर क्या आना चाहिए? तो क्या फिल, मतलब बस जा रही है ना। अच्छा, बस जब बस जा रहे पिकनिक। ठीक 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 ठीक। और बाकी लोग, आप क्या कह रहे हो सर? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। और किसी को कुछ कहना है? ध्यान से सुनना आप लोग। अच्छा चलो ठीक है, एक मिनट भाई, पहले आप लोगों को टेंशन दूंगा, उसके बाद ही बताऊंगा। इन दिस वर्ल्ड ऑफ मेटेरियलिज्म, in this world of materialism, of all the virtues, of all the virtues valued by people is patience। इस सेंटेंस में गाइस, यहाँ पे एक मैंने वर्ड लिखा है। क्या लिखा मैंने? ये डेफिनेटली किसी ना किसी के लिए तो आ ही रहा होगा। खाली इसका तो कोई सेंस नहीं बोलता। मैं इनको बोलूं इज, इसका कोई सेंस नहीं है ना। एप्पल इज, पेन इज, है ना, शी इज, कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो इसका कहीं ना कहीं तो सब्जेक्ट रहा होगा इस सेंटेंस में। क्या सब्जेक्ट है इसका, मुझे बताओ आप। वर्ल्ड इसका क्या है? सब्जेक्ट है। और किसी को कुछ लग रहा है? और किसी को कुछ लग रहा है? क्या इसका सब्जेक्ट गाइस वर्च्यूज नहीं हो सकता? अगर इसका सब्जेक्ट वर्च्यूज है तो फिर वर्च्यूज तो प्लॉरल है। फिर कायदे से यहां पे इज नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए था? आर आना चाहिए। अगर आप वर्च्यूज को सब्जेक्ट, किसको सब्जेक्ट मानूं मैं? वर्ल्ड को ही मानूं? आओ चलो देखो सुनो, अब बात करते हैं, जरा वापस आओ। रूल हमारा ये है गाइस, इंग्लिश में ना रूल ये हमारा ये है कि प्रीपोजिशन के बाद, किसके बाद? प्रीपोजिशन या प्रेपोजिशन बोलते हैं इसको। इसके बाद जो भी नाउन आएगा गाइस, ध्यान रखना, जो भी नाउन आएगा उसके लिए कभी भी वर्ब नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? उसके लिए कभी भी वर्ब नहीं आएगी, कभी भी नहीं। प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है उसके लिए कभी भी वर्ब नहीं आती। इस सेंटेंस में देखो आप लोग, ये जो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, क्या ये प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है? तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो बचा क्या हमारे पास? और बस की क्या है? सिंगुलर है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये जो उन्होंने कहा कि आप ना आइडेंटिफाई कर लो कि पहुंच कौन रहा है, बस पहुंच रही है या बच्चे पहुंच रहे हैं, है ना। तो बस पहुंच रही, तो बस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ठीक है ना। दूसरा, इस पे आ जाओ जरा,
इस पे कह रहे हैं कि क्या वर्च्यू, अच्छा क्या इसका सब्जेक्ट पीपल नहीं हो सकता? पीपल प्लॉरल होता है तो फिर तो आर आना चाहिए ना, मतलब अगर सब्जेक्ट होता तो क्या पीपल इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता? और किसी को कुछ लग रहा है तो बोलो, कुछ तो बोलो, गलत नहीं बोलोगे तब तो बात नहीं बनेगी, मजा नहीं आएगा। इसमें बहुत सारे, देखो सुनो इसमें क्या क्या है। इसमें देखो ये मेटरलिज्म भी है, ये भी, इसके लिए भी वर्ब आ सकती है। इसके अलावा इसमें वर्ल्ड भी है, इसके लिए वर्ब आ सकती है। पीपल इसके लिए वर्ब आ सकती है। चलो आ जाओ, देखो सुनो, अगर मैं पीपल को मानता हूं मैं, ठीक है ना, तो फिर उस हिसाब से सब्जेक्ट डिसाइड होगा। लेकिन मैंने आपको कहा कि प्रीपोजिशन के बाद वाला हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है। अगर आप वर्च्यूज को गए सब्जेक्ट मान रहे हो तो मैंने कहा कि प्रीपोजिशन के बाद वाला हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। अगर आप मेटरलिज्म क्या होता है? भौतिकवाद, भौतिक सुख जो होता है। जैसे मान के चलो आप क्लास में आए, आप सोच रहे हो कि एसी भी मिल जाए, ये भौतिक सुख है, फिजिकल प्लेजर है ना। आप सोच रहे हो सोफा भी मिल जाए बैठने के लिए, है ना, तो ये चीज है। तो मेटरलिज्म क्या है? हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि किसके बाद आ रहा है? अब यहां पे देखो क्या बचा हमारे पास, ये भी किसके बाद आ रहा है? तो ये भी हमारा सब्जेक्ट। तो फिर वर्ब आ किसके ले रही है? किसी ना किसी के लिए तो आ ही रही होगी, खाली वर्ब का तो कोई सेंस नहीं है। किसके लिए आ रही है वर्ब इसमें? कोई ना कोई तो सब्जेक्ट रहा होगा, बिना सब्जेक्ट के वर्ब का कोई सेंस नहीं है। एग्जाम में कुछ कुछ ऐसा होने वाला है कि आपको सब्जेक्ट पहचाने, अगर सब्जेक्ट आपने पहचान लिया तो वर्ब लगा लोगे, लेकिन दिक्कत यह कि आप सब्जेक्ट पहचानोगे कैसे? ठीक है, तो आपको लग रहा था कि यहाँ पे जितने लिखे हो सब सब्जेक्ट नहीं है, इसका सब्जेक्ट पता है कहाँ है? पेशेंस है। क्या इसका सब्जेक्ट है? पेशेंस को गिन सकते हैं क्या? इनके पास 5 किलो पेशेंस है, ऐसा कभी बोला है? तो अनकाउंटेबल नाउन है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। नॉलेज इज बोलेंगे ना कि नॉलेज आर बोलेंगे। क्लियर है आपको? तो हमारा रूल ये क्या कहता है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला सब्जेक्ट नहीं, प्रीपोजिशन का जो भी नाउन आएगा उसके लिए कभी भी वर्ब नहीं आएगी। ठीक है, तो रूल लिख लो, फिर ये एग्जांपल लिख लेना आप लोग। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन, अच्छा लिख तो नहीं रहे हो ना तुम लोग, तो लिख क्यों रहे हो? फिर रहने दो, मैं तो भूल गया था, सॉरी। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, वर्ड कैन नॉट बी द सब्जेक्ट comes after preposition। ये जो मैंने आपको बात बताई है ना, एक बहुत बड़ी बात है, इससे काफी चीजें सॉल्व होंगी आपकी। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं और एक और की बात कर लेते हैं इसके अलावा। अच्छा इसकी बात करते हैं, ये सेकंड एग्जांपल की, इसमें बताओ आप लोग क्यों पूछता है भारत, बताओ क्यों? हाँ, किसके लिए? हेल्थ के लिए? हेल्थ के लिए क्या? हेल्थ के लिए नहीं। चलेंगे तभी तो आएंगे। ठीक है, और वैसे भी प्रेपरेशन के बाद हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है ना? अच्छा वॉकिंग के लिए, गाइस ये तो कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस तो वर्ब होती है, वर्ब के लिए कभी वर्ब लगाया जाता है क्या? और चलो वर्ब के लिए वर्ब नहीं लगाया था, पहली बात तो ये, दूसरी बात ये, चलो मैं इज लगा भी दूं 1 मिनट के लिए, तो कभी आपने सुना है इंग्लिश में कि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगी? ऐसा कभी नहीं होता। कभी भी अगर इंटेरोगेटिव भी बनाना है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब को ही आगे रखना पड़ेगा। ही इज प्लेइंग, क्या बोला मैंने? ही इज। अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना तो मैं क्या करूंगा? इज ही, प्लेइंग को थोड़ी आगे ले लूंगा मैं। तो यहां पे तो आप वॉकिंग को आगे ले रहे हो, तो फिर किस हिसाब से? लेकिन आएगा, क्योंकि हमें पता आएगा इजी, क्योंकि मैंने 50 बार बोला बचपन से इसको, है ना, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। लेकिन सब्जेक्ट क्या है पता नहीं। ठीक है ना? आओ चलो देखो, आ जाओ, सब्जेक्ट बताता हूं आपको मैं।
ध्यान से सुनना, आपको ये जो लग रहा है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या लग रहा है आपको? ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आपको लग रहा है कि ये वर्ब है, लेकिन एक्चुअल में ये वर्ब नहीं है। ये वर्ब कब होती है? इसके साथ देखो तीन बातें हैं गाइस। ये जो कभी भी इंग्लिश में अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर दिख जाता है तो याद रखना, या तो वो होगा जिरंड, क्या होगा वो? जिरंड, और जिरंड का मतलब नाउन ही होता है गाइस, ठीक है ना? या फिर वो होगा पार्टिसिपल, क्या होगा वो? पार्टिसिपल, ये बताऊंगा अभी, घबराने की जरूरत नहीं है। या फिर वो होगा मेन वर्ब, क्या होगा वो? मेन वर्ब। अब ध्यान से सुनना, अगर ये जिरंड हुआ तो पहली बात तो इसके लिए वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? एक चीज। दूसरी बात ये, क्योंकि अगर ये नाउन हुआ तो सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना? दूसरी बात ये कि गाइस जब ये जिरंड होगा ना तो इसके साथ ना ने नी का साउंड आएगा। कैसा साउंड आएगा? ना ने नी का साउंड आ जाएगा। और जब ये पार्टिसिपल होगा गाइस तो ये एडजेक्टिव होगा। क्या होगा ये? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव जो होते हैं गाइस वो हमेशा किसी नाउन के पहले आते हैं, और एडजेक्टिव के लिए वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना? किसके लिए किया जाता है? हमेशा सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट कैन बी नाउन। आगे तीसरा ये क्या हो सकते हैं? जैसे आई एम प्लेइंग, शी इज वॉकिंग, ऐसा। लेकिन ये मेन वर्ब तब होंगे जब इनके पहले क्या आ रहा हो? हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर। बात समझ में आ रही है आपको? अब ध्यान से सुनना आप लोग, एक एग्जांपल है रनिंग। रनिंग इज रनिंग इज कर दिया मैंने, सॉरी। रनिंग डैश या रनिंग इज, चलो रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, पहली चीज। दूसरा, सलमान शूट्स अ रनिंग डियर। रनिंग डियर। तीसरा, आई एम रनिंग। अच्छा एक चीज और, मैंने बोला कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा तो वो जिरंड हो सकता है, वो पार्टिसिपल, वो मेन वर्ब। जब जिरंड होगा तो क्या साउंड आएगा? ना ने नी का साउंड आएगा। वर्ब कैसे आएगी? हमेशा, अगर पार्टिसिपल हुआ गाइस तो वो हमेशा नाउन से पहले आएगा, और उसके लिए वर्ब कभी भी नहीं आएगी। और क्या ये भी याद रखना गाइस कि जब ये पार्टिसिपल होगा ना तो ये कोई काम करते हुए या होते हुए का सेंस, कोई काम करते हुए का सेंस आएगा इसमें, मतलब कोई काम चल रहा होगा। अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। और मैंने कहा जब ये मेन वर्ब कब होगा? जब ये हेल्पिंग वर्ब के, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा होगा। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी? इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, क्योंकि इन्हीं के बाद तो कॉन्टिन्यूस रहता है ना एनजी। अब यहां पे देखो ध्यान से, पहला वाला है, इसकी हिंदी क्या बनेगी? दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है। तो जब आपने इसको बोला तो इसने आपने क्या बोला? दौड़। तो मैंने कहा जब नाने नहीं साउंड आएगा तो ये क्या हो जाएगा? जिरंड हो जाएगा। पहले वाले देखो तीनों में ही रनिंग है ना, फर्स्ट में भी रनिंग है, दूसरे में भी रनिंग, और तीसरे में भी। अगर इंग्लिश को एक ही तराजू पर तोलते तो सारे के सारे या तो जिरंड हो जाते, ये सारे मेन वर्ब हो जाते, ये सारे के सारे पार्टिसिपल हो जाते। लेकिन यहाँ पे ये जिरंड है, और मैंने कहा जिरंड आएगा तो किसका साउंड आएगा? और जब नाने नहीं का साउंड आएगा तो वर्ब कैसी आएगी? हमेशा। इसलिए जो आप लगा रहे थे पीछे, क्या ईटिंग इज, वॉकिंग इज, तो चलना सेहत के लिए अच्छा है। क्लियर है? यहाँ पे ईटिंग, खाना सेहत के लिए अच्छा है। अब लास्ट वाले में क्या वर्ब फिल करोगे? लास्ट वाले में क्या फिल करोगे? ध्यान से सुनना, मैंने यहां पे तो क्लियर है। अब जिरंड आएगा तो क्या आएगी? वर्ब। अब यहां पे जिरंड के बाद इन्होंने क्या डाल दिया? एक नाउन। कभी भी याद रखना, अगर जिरंड के बाद कोई नाउन डाल दिया तो हमें तो कोई मतलब, ठीक है ना? अभी भी आपको वही रखना है, ठीक है? अब जरा यहां पे वापस आ जाओ। तीनों में रनिंग वर्ड है। पहले वाले में ये रनिंग कौन सा है? जिरंड वाला। दूसरे वाले में रनिंग कौन सा है? जिरंड है, पार्टिसिपल है, मेन वर्ब है, पार्टिसिपल है। कैसे पता चला हमें? क्योंकि ये एक नाउन के कैसे आ रहा है? पहले आ रहा है। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है ना, तो विशेषता बता रहा है कि हिरन कैसा था? दौड़ता हुआ हिरन था। और अगर तुम इसको मेन वर्ब मान रहे हो तो भाई एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब कभी नहीं आ सकती, कभी भी नहीं। एक सेंटेंस में हमेशा कितनी मेन वर्ब रहेगी? एक। और बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, जैसे आई विल हैव बीन टीचिंग हियर, तो विल भी है, हैव भी है, बीन भी है, टीचिंग भी है, सारी वर्ब ही है। विल भी है, हैव भी है, बीन भी है, और टीचिंग भी है। लेकिन इसमें मेन वर्ब एक ही कहलाएगी, बाकी सारी क्या कहलाएंगी? हेल्पिंग वर्ब। ऐसे देखो यहाँ पे ये शूट जो है ये क्या आपका मेन, तो ये मेन वर्ब
नहीं हो सकती। तो ये हमारा, ये क्या बन जाएगा हमारा, पार्टिसिपल या एडजेक्टिव बन जाएगा। तीसरा वाला ये मेन वर्ब बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये किसके बाद आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको दो बातें बताएंगे, पहले तीसरा रूल ये हो जाएगा, इसको आप चौथा रूल मान सकते हो, ठीक है ना। तीसरा रूल मैंने आपको ये बता दिया कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं कंसीडर होगा और उसके लिए वर्ब भी नहीं आएगी। ये बात मैंने स्टेटमेंट वाइज लिख दी है। दूसरा ये कि अगर आईएनजी लगता है तो इसके तीन मतलब होते हैं। अगर जिरंड है इसका मतलब जिसका सेंस क्या आएगा, नाने नी का, इस केस में वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। और एक और रूल मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि अगर इस जिरंड के बाद गाइस, अगर इस जिरंड के बाद कोई ऐसा नाउन लिखा हुआ है जो प्लॉरल है तो भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। जैसे मैंगोज वाला हमने एग्जांपल किया था पीछे, अभी ये वाला क्लियर है। आगे बढ़ जाए तो ये हो गया हमारा, ये भी था प्रीपोजिशन का एक एग्जांपल था ये भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाओ। देखो मैंने आपको अभी बताया है, पहला रूल जो मैंने पढ़ा कि दो चीजें अगर एंड से जुड़ी हो तो वर्ब कैसी आती है, प्लॉरल आती है ना, जैसे ही एंड आई वाला, ठीक है। अब ये पता पहचानने के ऊपर है, किसके ऊपर है, ये पहचानने के ऊपर है। अभी मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा जिसमें आपको समझने में दिक्कत होगी। अब आ जाओ, देखो नेक्स्ट देखो। देखो मैंने आपको ये बताया कि अगर दो चीजें एंड से जुड़ी तो वर्ब आती है प्लॉरल, लेकिन गाइस ध्यान से सुनना कि अगर दो चीजें एंड से जुड़ी हुई हैं, मान के चलो यहां सब्जेक्ट हमारा सेकंड है, यहां पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, फर्स्ट है, और इन दोनों के आगे ईच या एवरी वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ईच या फिर एवरी वर्ड अगर लिखा हुआ है, यहां भी या फिर यहां भी ईच या एवरी, ठीक है ना। अगर दोनों के आगे लिखा है तो भी, या फिर से पहले वाले के आगे लिखा है तो भी, फिर ये चाहे 50 बार ही क्यों ना एंड आ जाए, वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी हमेशा। तो ये हमारा नेक्स्ट रूल है। हमने ये पढ़ा गया कि दो चीजें अगर एंड से जुड़ी होती है वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है या प्लूरल आती है। लेकिन अगर उनके आगे ईच या एवरी वर्ड आ जाए तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है ये। ध्यान से देखना, ईच बॉय एंड गर्ल, पहला एग्जांपल है, ईच बॉय एंड गर्ल हैव बीन participating in annual day। इन एनुअल डे, ठीक है। एक एग्जांपल ये दे दिया मैंने, सोचते रहना क्या एरर है, मैं भी पूछूंगा आप लोगों से। ईच मैन एंड वुमन, ईच मैन एंड वुमन ऑफ द विलेज have been come out to see this strange child, to see this strange child who claims to know everything about his prenatal existence, about his prenatal existence। पहले वाले सेंटेंस में क्या एरर है,
ओहो, वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, हो गया सीन। वॉइस वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई लग रहा है। हेलो, हेलो, हाँ जी। जी सर, नमस्कार, बताइए। हाँ सर, अभी फिलहाल तो नहीं थे, बट वो बात बता तो रहा था मुझे। मैं आपका नंबर सेव सेव कर लेता हूँ। मुझे अभी बल्क में ऐसा कुछ नहीं चाहिए था, मुझे सिंगल ही पीस चाहिए था। बल्क में तो सर नहीं चाहिए था मुझे एक्चुअली। सर एक तो रेगुलर नहीं चाहिए था, एज ए टीचर मुझे चाहिए था बस ज़्यादा, और बल्क में नहीं चाहिए था एक्चुअली। दो तीन हार्डली। आप प्रिंटेड ही चाहिए होते हैं वैसे तो, बट बाकी सर मैं आपका नंबर रख लेता हूँ, अगर होगी रिक्वायरमेंट तो मैं आपको मैसेज डाल दूंगा। जी जी जी। क्या नाम है सर आपका? आपका नाम? कट गया, चलो ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट। भाई वीडियो में वॉइस तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, पीडीएफ से कर लेना आप लोग तो, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। हर बार ना ऐसा कुछ कुछ हो जाता है। इसमें क्या दिक्कत है बताओ आप लोग। पहले ये बताओ, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है? ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और अगर ये एडजेक्टिव है तो जाहिर सी बात है ये क्या है, नाउन है। और मैंने कहा था कि अगर ऐसा होगा तो नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर है। तो पहली गलती क्या है यहाँ पे कि स्टूडेंट आएगा। और मैंने कहा था वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ जाए। ओ यार, इतना रिग्रेट हो रहा ना। चलो क्या बताएं, नेक्स्ट की बात करते हैं जो। कितने रहने दो, शीट करते हैं जो। उसमें कितने वर्ड थे जो मैंने लास्ट दिया था आपको? एक ले लो पीछे। ओके, एक ले लो पीछे, पास कर दो भाई। खराब हो रहा ना इतना।
वन वर्ड ही है ना। 70 कितना है, या फिर 63 है इसमें। I 64 से करना है, 63। 63 का क्वेश्चन है। अच्छा उधर है वो, ओके ओके ओके। 63 का क्वेश्चन जो है ना वो लास्ट शीट पे है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग स्लाइड्स हो, देखो सुनो क्या कर रहा है, प्रिटेंडिंग टू एन इंडिविजुअल फॉर्म गाइस। इसका कॉग्निशल हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। समजात वर्गीय या एक जैसा, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ। टू इंक्रीज द स्पीड क्या होगा इसका बताइए। टू इंक्रीज द स्पीड, बाइक में जो होती है वो हाथ में उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेट करना, या कार में भी होता है। तो एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, एक तरह से स्पीड को बढ़ाना, ठीक है ना। तो एक्सेलरेट हो जाएगा, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल। मान के चलो आपके सामने एक ऐसा आदमी आ जाए जिसने नियॉन कलर की पैंट पहन रखी है, बाल उसके लाल हों, शर्ट के बटन यहाँ तक खुले हों, हाथ में प्लास्टिक के यहाँ तक बैंड हो, उसके पास एक बाइक हो जिसका नाम KTM हो, ठीक है ना। तो आप ऐसे आदमी को क्या कहोगे। तो क्या नाम है, ऐसा आदमी अटेंशन ग्रैब करता है। मैं तो देखा अभी रोड पे देखा, एक आदमी ने जूते पहने हुए थे, एक लड़के ने, वो जल रहे थे, मतलब उसमें लाइट लगी हुई थी। तो ये तो ऐसा हो गया ना जो अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो जो अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करता है ड्यू टू दिस फ्लैशी स्टाइल, होता ना। जैसे आपको पता है कि सोसाइटी में कई सारे लोग मीठे खट्टे चटपटे भी होते हैं, है ना। तो वो भी अटेंशन ग्रैब करते हैं। कल तो मैं गया था, क्या बोलूं, वो जो हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना, डूबे जो कईयों को ले डूबे, ठीक है ना। तो मैंने देखा कि वहां पे भी ना एक ऐसा उन्होंने रखा हुआ कंपाउंडर, जो मुझे देख के थोड़ी सी हंसी आई, लेकिन मैंने रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है ना। तो ऐसा गाइस जो दूसरों को क्या करे, उसको फ्लैम पॉइंट कहते हैं। फ्लैम पॉइंट का तो क्या होता है, जो फ्लैशी स्टाइल से दूसरों को क्या करे, अट्रैक्ट करे, ठीक है ना। और इसके अलावा देखो क्या होता है, ये देखो दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। संडे को ना एक पुराने बैच का वो था फेयरवेल टाइप, तो हम मिले तो एक बच्चे ने कहा कि सर आप पहले से पतले लग रहे हो। फेयरवेल उनका 4 महीने बाद हुआ, लेट हुआ था, पहले ही बैच खत्म हो चुका था, पतले हो गए। मैंने कहा अच्छी बात है, मोटा किसे होना। तो दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक जो खाने के लिए ही जीते हैं, दे दबा के नाश्ता कर लिया, दे दबा के खाना खा लिया, है ना। अगर शादी में जा रहे हैं तो 8 बजे जो खाना शुरू कर रहे हैं 11 बजे तक खा ही रहे हैं। या वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर मैं निकलता चलूं शादी से तो कुछ ऐसा लेता चलूं जो मैं रास्ते में भी खाता चलूं, है ना। उनको लिफाफे में 101 ही देना है, ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ खाने के लिए जीते उसे ग्लटन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ग्लटन का। तो पेटू राम, पेटू जो पेट के लिए। लेकिन गाइस ऐसा भी तो व्यक्ति होगा जो स्वाद के लिए खाता हो, है ना। जो स्वाद के लिए खाता है उसे गाइस गवर्नमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट होता है जो जो स्वाद के लिए खाता है, मतलब उसको पेट से भरने से मतलब नहीं है, ठीक है। पेट भरने से मतलब नहीं है। क्या आप में से भी कोई ऐसा है जिसको ये प्रॉब्लम होती है कि खाना बैठता है तो सोच के बैठता है कि 2 ही रोटी खाऊंगा, लेकिन 3 लपेट देते हैं, 4 लपेट देते हैं। ऐसा होता है कभी, होता है ना। तो देखो ये जो होना है ना, ये बड़ा ही एक सिंपल सा फिनोमेना है। आदमी का नेचर है कि पेट भरा होना चाहिए, पहली प्रायोरिटी, है ना। क्योंकि अभी हमें सब हुए ज्यादा साल हुए नहीं है, अभी लाख 2 लाख साल पहले ही तो हम लोग बंदर थे, ठीक है ना। कईयों को तो देखने पे आज भी मुझे लगता है कि इंसान आज भी बंदर ही है, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा जॉकी क्या होता है गाइस, ये ब्रांड नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है, राव साहब वाला। ये जॉकी का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु ट्रेन हॉर्सेस, जो घोड़ों को नहीं तैयार करता उसे कहते हैं। तो हॉर्स को जो रेडी करता है, ट्रेन करता है, वो जॉकी कहलाता है। अच्छा वैगाबॉन्ड क्या होता है गाइस, हाँ वैगाबॉन्ड मतलब क्या होता है गाइस,
आपको पता है हर एक दुनिया की हर छोटी चीज बड़ी चीज के पीछे घूम रही है, जैसे कि, और उसके पीछे उसका लाभ हो सकता है। जैसे कि आप लोग अपने घरों से यहाँ पे आए हो, है ना, कुछ मिल रहा है, कुछ फायदा। दुनिया के जितने भी मंदिर हैं उसके गर्भगृह के चारों ओर हम लोग घूमते हैं। जितने मुस्लिम हैं वो काबा में घूम रहे हैं, है ना, मक्का मदीना में घूम रहे हैं, आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में, है ना। और तो हम में से ही कोई, हमारा ही कोई भाई होगा जो छपरी, जो किसी घर के मोहल्ले के चक्कर लगा रहा होगा किसी बेनिफिट के कारण, ठीक है ना। और सुनो, आपके और मेरे बीच में हजारों पार्टिकल्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और वो सेंटर के चारों ओर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो एमलेस तरीके से घूम रहा है, वो क्या हमारा, वो वेगाबॉन्ड होता है। वो क्या होता है, वेगाबॉन्ड। इसको गाइस हम लोग माइग्रेशन नहीं बोल सकते। माइग्रेशन में तो क्या होता है ना, आदमी कमाने के पर्पज से जा रहा होता है, माइग्रेट हो रहा होता है। आगे बढ़ जाए। A person who preaches religion and considered to be the messenger of God, इसको हम लोग पैगंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, पैगंबर। और पैगंबर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। मुस्लिम्स में प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट मोहम्मद बोलते हैं। तो पैगंबर का मतलब क्या होता है, मैसेंजर ऑफ गॉड बट नॉट गॉड। देखो सुनो, मैं आपको सिर्फ वोकैब नहीं बता रहा हूं, कुछ ऐसा भी बोलूंगा जिससे वो याद हो गया। देखो दुनिया में ना दुनिया के दो हिस्से हैं, एक ईस्ट और एक वेस्ट। ईस्ट में जो सबसे पुराना रिलीजन है वो हिंदुइज्म है जो हमारे पास है, और वेस्ट में जो सबसे पुराना रिलीजन है वो है यहूदी। हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी शायद। यहूदी से ही क्रिश्चियनिटी निकली है, और यहूदी से ही इस्लाम भी निकला है। उन सब में दफनाने का कंसेप्ट है, हमारे में जलाने का कंसेप्ट है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना आप लोग, एक चीज और, उन सब में एक और कंसेप्ट है कि उनके जो देवता है ना वो मैसेंजर ऑफ गॉड है बट नॉट गॉड। ईसा मसीह भी मैसेंजर ऑफ गॉड है, कभी आप देखना, प्रॉफिट भी मैसेंजर ऑफ गॉड है, और यहूदियों के जो वो है वो भी मैसेंजर ऑफ गॉड है। लेकिन हमारे भगवान क्या है, खुद ही, और हम भी भगवान है। हम ब्रह्मास्मि वाली बात है, हमारे अंदर भी एक ऐसा ब्रह्म है जो इनके अंदर भी है, जो इनके अंदर भी है ना। इसलिए ध्यान रखना, ये जो हमारा सनातन है ये हमारा क्या है, धर्म है। अच्छा, मैं बीजेपी का नहीं हूं, कहीं तुम सोचो कि खाली ऐसी बातें क्यों कर रहा है ये बंदा, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, हमारे रिलीजन का क्या मतलब होता है गाइस। रिलीजन का ये मतलब होता है टू डू द थिंग्स इन अ राइट वे। अगर आप यहाँ पे आए हो तो मैं ईमानदारी से आपको पढ़ाऊं, यही धर्म है, ठीक है ना। अगर मैंने ये नहीं किया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अधर्म हो जाएगा। फिर कि मैं आओ आपको कुछ टाइम पास कराऊं, बढ़िया सा जोक सुनाऊं, पार्टी वार्टी करे, फिर निकल जाए, ठीक है ना। ये चीज है। तो जब भी आप आओ यहाँ पे, हम कुछ सही डायरेक्शन में काम करें, ये धर्म है, ठीक है। आगे की बात करें। देखो, लोगों को लगता है धर्म का मतलब कास्ट तो कास्ट है ये, लेकिन धर्म का मतलब ये है चीजों को सही ढंग से करना। क्या है, घर वाले ने आपको भेजा है, लेकिन ये भाई मान के चलो किसी अपनी महिला मित्र के साथ पार्क में बैठा हुआ है, ये अधर्म है। तो कितने दिन भेजेंगे, किसी दिन पता चल जाएगा, कूटेंगे अलग और भेजना ही बंद कर देंगे। फिर कहेंगे हमारी फ्रीडम जा रही है। लड़कियों को, कई लड़कियों को ऐसा होता है, मैंने देखा है। मैंने जैसे लाइव एग्जांपल क्या ही दूं, नाम नहीं बोल सकता, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आ जाओ। ये हो गया हमारा वेगाबॉन्ड। अच्छा, अथीस्ट का मतलब क्या होता है गाइस, शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, द थी वाला, है ना कंसेप्ट। वॉलंटियर आपको पता है, वन हु, जो खुद से अपने आप को पार्टिसिपेट, अ गेम इन विच नीदर पार्टी विंस, ड्रॉ हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा गेम जिसमें कोई भी ना जीते, वो क्या हो जाता है, हमारा ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इनसेटिएबल हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसको कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, अगर एक घर में 3 लड़के हैं ना, और एक जो पढ़ने में अच्छा होगा वो खाने में नखरे करेगा। मैंने ऐसा देखा है, जैसे हम 3 भाई हैं, तो मेरा जो छोटा वाला भाई है वो शुरू से ही टॉपर रहा है, और उसके नखरे होते हैं। मतलब संडे को अगर उसको ऑफिस नहीं जाना होगा तो घर में पकौड़े बनेंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर वो नहीं होगा तो पकौड़े, हमारा मुंह नहीं है फिर खाने का, हम नहीं खा सकते, हमारे राइट्स नहीं है। समझ रहे हो इसको आप लोग। तो ऐसा व्यक्ति जिसको, अच्छा, इतना कुछ करने के बाद भी उसके नखरे चढ़े ही रहते हैं, अरे ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, उसको रोज चाहिए नाश्ता अलग अलग। और मैं 365 दिन रोटी खाता हूँ। मेरी याददाश्त इतनी तेज है कि मैं 2009 में भी बता सकता हूँ कि मैंने नाश्ता क्या किया था, क्योंकि मैं हर दिन एक ही नाश्ता करता हूँ, ठीक है ना, रोटी सब्जी, ठीक है, ठीक है। तो इनसेटिएबल का मतलब क्या था, जिसको संतुष्ट करना मुश्किल। इनसेन का मतलब क्या होता है गाइस, दिस इज इनसेन, एकदम बेहुदा, पागलपन, तनक से भरा, बेवकूफी से भरा, है ना। मान के चलो यहाँ पे आप आए, कोई ऐसा बच्चा आया जो सीरियस था पढ़ने के लिए, और मैं 4 दिन से पार्टी करे जा रहा हूँ, तो वो घर पे जाकर बोलो दिस इज इनसेन, है ना, वो कल से आना बंद कर देगा। ऐसा। आगे की बात करें।
अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल, क्या होगा? नर्सरी में होता है ऐसा, नर्सरी में होता है। ठीक है, मैंने एवियरी के बारे में आपको बताया था शायद, एवियरी एंड एपियरी बताया था ना? बताओ एवियरी क्या होता है और एपियरी क्या होता है? याद करोगे एग्जाम में जब ये वर्ड आएगा तब याद करोगे तुम क्लास का मूवमेंट। ठीक है ना, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। पुटिंग डेथ पेनल्टी टू द एंड टू एंड सफरिंग। गैस ध्यान से सुनना, हमारे देश में 1990 के आसपास मुंबई के एक हॉस्पिटल में एक नर्स के साथ उसी के स्टाफ ने जो है ना एक बहुत ही विभत्स बात की। ठीक है ना, और उस दुर्घटना के बाद वो जो उसके साथ हुआ उस नर्स के साथ, उसके बाद वो कोमा में रही कितने साल पता है आपको? 1990 से 2000 से 2010, यानी 20-25 साल। 2012 में शायद उसकी डेथ हुई। 20 साल 22 साल वो कोमा में रही। ठीक है ना, जो नसें उसकी खींची थी उसकी वजह से वो किस में चली गई? कोमा में चली गई। कोमा में इतने साल रहने की वजह से और उसको उतना जस्टिस भी नहीं मिला, तो उसने जो राष्ट्रपति थे उनको एक लेटर लिखा कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए। इच्छा मृत्यु क्या होती है? हमारे देश में इच्छा मृत्यु बैन है, ये यूथनेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यूथनेशिया में जैसा कोई व्यक्ति ऐसा जैसा होता है ना, किसी की सिचुएशन इतनी बुरी होती है कि हम कहते हैं इससे तो अच्छा तो कि ये मर जाए, उसकी सिचुएशन इतनी ड्रास्टिक है। ठीक है, तो इच्छा मृत्यु को इसलिए लिखा। तो क्या कहना चाह रहा है? पुटिंग टू डेथ, कैसा डेथ? मतलब दर्द नहीं होगा उसमें, है ना, और सफरिंग को कम करेगा। मृत्यु तो होगी लेकिन आपको दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? यूथनेशिया कहते हैं, पेनलेस डेथ, इच्छा मृत्यु। इसमें आदमी खुद की मरने की इच्छा होती है आदमी की। हमारे देश में बैन है, कई देशों में बैन है। ठीक है, कई देशों में तो फांसी की सजा भी बैन है। नहीं, लड़की खुद ही डेथ कर गई। ठीक है, नहीं दी, लड़की नहीं दे सकते। एक यहाँ पे इच्छा मृत्यु नहीं दी जाती है। और सुनो, अगर तुमने यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे सुसाइड भी एक क्राइम है इस देश में। अगर आपने सुसाइड कर लिया और पकड़े गए, बच गए, पकड़े गए, तो उस पर आप पे भी मुकदमा एक दर्ज होगा। पहले तो तुम परेशान थे, अब तुम पे मुकदमा होगा तो तुम और परेशान हो गए। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अच्छा, इसमें गाइस एक दो वर्ड और लिखे हुए हैं। आपने देखा होगा कभी कभी मुस्लिम धर्म गुरुओं को लेकर के कोई ना कोई कुछ बोल देता है ना? तो एक डायलॉग आता है, सर तन से जुदा करके एक डायलॉग आता है ना, सुना होगा शायद। और ऐसा किया भी गया है कि कई लोगों ने मुस्लिम धर्म गुरुओं को कुछ बोला, उसको मार दिया गया। गुजरात में भी हुआ, इंग्लैंड में एक बार हुआ था। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर की निंदा करता है, क्या करता है? ईश्वर की निंदा। इसे ईश निंदा कहते हैं या ईश्वर निंदा कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? ब्लास्फेमी कहते हैं। ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है? ईश्वर की निंदा करना। और आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे वर्ड्स हैं जिसमें ना हमें रूट वर्ड का ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है? रूट वर्ड का ध्यान रखना होता है। तो आपको मैं बताऊं, जैसे कि एक वर्ड है साइड। क्या वर्ड है? एक साइड। साइड का मतलब पता है क्या होता है? साइड का मतलब होता है हत्या। क्या होता है? अगर मान के चलो मैं स्यू के साथ लगा दूं, सुसाइड कर दूं अगर मैं, तो सुसाइड का मतलब क्या हो जाएगा? आत्महत्या। अगर मैं जेनोसाइड कर दूंगा तो पूरी की पूरी जेनेटिक्स की हत्या, है ना? जैसे आपको पता है 1984 में सिख दंगे हुए थे, तो सिखों को मार रहे थे, तो इसको बोलेंगे सिख जेनोसाइड। मतलब पूरी की पूरी सिख प्रजाति को क्या कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा गाइस अगर मान के चलो मैंने बोला मैट्रीसाइड, तो क्या हो जाएगा? ये माता की हत्या। अगर मैंने बोला पेट्रीसाइड, तो ये क्या हो जाएगा? पिता की हत्या। अगर मैंने बोला कैनीसाइड, तो कैनी क्या होता है गाइस? नहीं, आपने अपने दांत देखे? ये जो धार वाले ना, धार वाले, इसको कैनाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और ये डॉग्स के भी देखना, कभी डॉग्स के दांत देखे? उनका कोई भी दांत बराबर नहीं होता, सब ऊपर खापड़ होता है। कभी देखना, गलती से हाथ मत दे देना, खाली हड्डी हड्डी बाहर आई। ठीक है ना? और हमारे दांत ऊपर खापड़ भी और प्लेन भी है। गाय के दांत देखे कैसे होते हैं? बिल्कुल फ्लैट होते हैं, एकदम चमचमाते हुए फ्लैट होते हैं, बिल्कुल एक भी दांत ऊपर का। तो कुछ लोग लॉजिक ये देते हैं कि गाय शाकाहारी इसलिए प्लेन है, हम दोनों है इसलिए हमारे ऊपर दोनों है, और डॉग्स क्या है? मांसाहारी। जो कि ऐसा लॉजिक है नहीं वैसे तो, बट खैर कोई बात नहीं। कैनीसाइड मतलब है कुत्तों की हत्या। किसकी हत्या? कुत्तों की हत्या। ठीक है, इसके अलावा गाइस आपका एक है आपका ये इग्जोरिसाइड। क्या है आपका? एक इग्जोरिसाइड। इसको कहते हैं पत्नी वध। क्या कहते हैं इसको? पत्नी की हत्या नहीं होती, पत्नी का वध होता है, क्योंकि वध अच्छे काम के लिए होता है। ठीक है ना? और एक पतियों को मारने के लिए कोई शब्द बना ही नहीं एक्सेप्ट मैरिज। ठीक है ना? तो इग्जोरिसाइड हो गया हमारा। ठीक है, ये सारे वर्ड। जहां इंसेक्टिसाइड लगा लो, सोरोरिसाइड बहन की हत्या। एक होता है फैक्ट्रीसाइड। क्या होता है? एक ये होता है भाई की हत्या। क्या होता है ये जो पी लिखा हुआ इसका मतलब पिता, और ये एफ लिखा है इसका मतलब, इस एफ का मतलब फादर ना समझना, भाई है।
सरोरी से इंसेक्टिसाइड, कीड़ों की हत्या, ठीक है ना। इस तरीके से आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। टू राइज इन वैल्यू गाइज, एप्रिशिएट, भाई फलना फूलना। आपको पता है शिक्षा सदन की नई एप्लीकेशन बन रही है, तो आप लोग तो लेट आए थे, जब एप्लीकेशन का ट्रायल चल रहा था तो मैंने इंस्टीट्यूट के कुछ बच्चों के ईमेल आईडीज लिए और उनको मैंने दे दिया। वही लोग अभी एप्लीकेशन चला रहे हैं और कोई नहीं चला सकता, उनको दिखेगा भी नहीं। वो जो नहीं, पुराना एप्लीकेशन दिख जाएगा। शिक्षा सदन के 2 एप्लीकेशन अभी करंट में है, जो पुराना जिससे पुराना लोगो लगा हुआ है वो दिख जाएगा, नए वाले लोगो पे नहीं दिखेगा। तो जो बच्चे नया एप्लीकेशन चला रहे हैं उनको मैंने फ्री में मॉक टेस्ट दे दिए, सारे के सारे। वो मॉक टेस्ट आपको भी मिलेंगे जब एप्लीकेशन पब्लिक हो जाएगा। मतलब टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन लगा लो, टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन लगा लो। सेम ऐसे ही इंग्लिश में होगा, सेम ऐसे ही बाकी चीजों में होगा, ठीक है ना। तो हम अपनी वैल्यू को बढ़ाते हैं। रोज रात को 1 बजे तक सो रहा हूं मैं डेली, इसी कारण की वजह से, ठीक है ना। तो एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? एप्रिसिएशन, प्रेज करना, एक तरह से वैल्यू को इंक्रीज कर देना। आगे बढ़ जाए। टू ब्राइटन अप विद लाइट गाइज, इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है? प्रकाश को प्रज्वलित करना, है ना। आगे बढ़ जाए, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर गाइज, ध्यान सुना। हम जो खाना खाते हैं, हमारे अंदर जो वो जो पेट के कीड़े होते हैं और भी बहुत सारे जो अमीबा, बैक्टीरिया, वायरस, सेल, है ना, ये जो हम पे डिपेंड है। हम नहीं खाएंगे तो क्या होगा? नवजोत सिंह सिद्धू कह रहा है कि भाई वाइफ का कैंसर हराने के लिए उसने डाइट चेंज की। देखा होगा वीडियो आप लोगों ने, है ना। क्योंकि हम जो खाते हैं उस खाने का नॉर्मल सेल जितना खाता है, कैंसर के सेल उससे 27 गुना ज्यादा खा रहे हैं उसी चीज को। तो इसीलिए वो अल्टीमेट ग्रोथ करते हैं, ठीक है। किसी शरीर का अचानक से बढ़ जाना, बॉडी पार्ट का बढ़ जाना क्या कहलाता है? कैंसर का। ये हम पढ़ेंगे बायोलॉजी वगैरह में कैसे होता है। फिलहाल ध्यान सुना, इसको कहते हैं परजीवी। क्या कहते हैं इसको? जो दूसरों पे क्या हो, डिपेंड होना, मतलब परपोषी भी कहते हैं इसको। परपोषी, स्वयंपोषी, है ना। तो परपोषी का, स्वयंपोषी का क्या एग्जांपल है? जैसे कि हम भी तो अपना खाता खुद बनाते हैं। मैं अपनी मैगी खुद बनाता हूँ, मम्मी भी खुद बनाती हैं खाना। चीज मिलती है तो बनाते तुम खुद ही है। तो सर हमें वो चीज मिल भी तो रही है ना। ऐसा एग्जांपल बताओ जो स्वयंपोषी हो। प्लांट्स, ठीक है, बस प्लांट्स, बात खत्म, ठीक है ना। प्लांट्स खुद बनाते हैं। खुद का मतलब अपनी बॉडी के अंदर बना रहे हैं, यहाँ पे ये बात चल रही है। वरना बनाने को तो हम भी खुद बना रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए। सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ ए स्टोरी गाइज, इसको हम क्या कहेंगे? इसको ना हम लोग प्रोटैगनिस्टिक कहेंगे, मतलब किसी कहानी का जो मुख्य किरदार होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, इसको कहेंगे गाइज हम लोग सरप्लस। क्या कहेंगे? जरूरत से ज्यादा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अच्छा सुनो, आज के लेक्चर में शायद